मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि तुम उस टाइम पर आओगे, पर तुम उस टाइम पर आकर ना सिर्फ मेरे पास में जो मैं समझता हूँ, तुम पता है तुम सिर्फ एक बहाना बनाने के लिए कि देखो मैंने कोशिश थी, मेरे डाउट्स रह गए, मेरे से भी चीजें रह गई, इसके लिए मैं आपके पास में नहीं कर पा रहा अच्छी क्लास में। मुझे कल सिर्फ कॉपी खत्म चाहिए। हाँ तो मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब प्रैक्टिस लो और तो डाउट वो वगैरह मुझे नहीं लगता कि कल तुम, अगर तुम सुबह 9 बजे तक कंप्लीट कर लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा 9 बजे तक, कॉपी भी तुम्हारी सबमिट हो जाएगी कल तक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कॉपी तो मैं 5 बजे बोल रहा हूँ लेकिन उससे पहले डाउट पढ़ने क्लास, देखो प्रथम डाउट क्लास आपके पास में, आपकी कॉपी पूरी होने के, अब देखो पहले दे सकते थे हम लोग आपके पास में क्लास आपको, फिर आपका सोचेंगे आपको किस टाइम पर डाउट क्लास देनी है। मैं नहीं, मेरे को लगता आप कॉपी पूरी करके तो फिर आपकी डाउट क्लास लेके चलेंगे। कुछ डाउट्स हैं तो होंगे तो आपके, आपको अभी भी पूरे एक्सरसाइज के सारे डाउट्स बताएं, आपको डाउट अभी भी डाउट है तो पूछ लो आप। तो आप, आपको अगर मतलब आपकी कॉपी पूरी हो जाए सुबह तक और आपके सिर्फ डाउट्स बचे हो तो आप सुबह आकर डाउट पूछ लेना। वरना फिर आप मुझसे बोलो कि मेरे से डाउट्स भी हैं, मेरे को करना भी है सब कुछ। ऐसा करो कि मतलब कि वो ऐसा ना हो कि मतलब कि वो 12 बजे से 5 बजे भी तुम्हारा काम पूरा ना हो पाया हो। ये सब ना हो, मतलब जो मेरे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस है ना वो ना हो, रिपीट हो। कल मेरे को मतलब कॉपी सबकी चाहिए, मतलब सबकी चाहिए। मेरे को इस महीने में सिलेबस खत्म चाहिए यार। हद से 10 अक्टूबर तक मेरा सिलेबस खींचेगा, हद से। वैसे ज्यादा लेट होना मतलब आपके लिए भी गलत है। आप यार, आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो आपके पास में एक सिलेबस को साल में 3 बार खत्म कराने का जिसका हमेशा रिकॉर्ड रहा है। हमेशा साल में 3 बार सिलेबस हम हमेशा खत्म करा देते हैं। हमारा सिलेबस सितंबर में खत्म, फिर उसके बाद दिसंबर तक हमारा सेकंड बैच, मतलब सेकंड टाइम का रिवीजन खत्म, फिर उसके बाद हमारा थर्ड बैच, फिर हम आप कहते हो फिर से रिवीजन करा के सब खत्म। हम सब कुछ खत्म करा देते हैं। हमारे तो 5-5 तक बैच में बना चुका हूँ। तो मतलब उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे पास में अगले महीने में कुछ नए बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, शुरू से पढ़ा रहे होंगे उनको, एक और रिवीजन चल रहा होगा, अब उनको क्या कराएंगे, अपने असाइनमेंट से कराएंगे। आप लोगों का असाइनमेंट से रिवीजन कर रहे होगे, फिर हम क्या कराएंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस कराएंगे। तीसरा बैच से बोर्ड के क्वेश्चंस कब बनाएंगे। असाइनमेंट के पहले हम टॉपिक्स पूरा पढ़ लेंगे। क्या जी। मतलब जैसे असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट प्रैक्टिस होगी ना उसके पहले आप हाँ, उस टॉपिक को समझाएंगे, पूरा प्रॉपर पूरा टॉपिक समझाएंगे, फिर उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कि असाइनमेंट करके लेकर आओ, डाउट पूछो आप। प्रॉपर पूरा होगा, मतलब रिवीजन तो मतलब अभी भी आपको पूरा रिवीजन। अभी आपने मुझसे कोई डाउट पूछा तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया या आपको कॉन्सेप्ट समझाया। तो पहले मैंने उसको कॉन्सेप्ट समझाया, वो क्वेश्चन सॉल्व किस चीज का क्वेश्चन है, कैसे बना है, कैसे सॉल्व होते हैं। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो डाउट, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाता, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बहरहाल अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आपके पास में वेक्टर का, मैं आगे का पोर्शन आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब इस वीक के अंदर आप लोगों का पूरा फोकस हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर पे करना है। अगले वीक हम लोग वेक्टर का थोड़ा पोर्शन लेंगे और 3D का हम लोगों को खत्म करना है, लाइंस और प्लेन। तो मैं को वेक्टर, लाइन और प्लेन, ये आपके पास में वेक्टर 3D बना देते हैं। बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आपके पास, अच्छी खासी मतलब इनकी वेटेज है। मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में जब आप जाते हो तो इसका मतलब बच्चे तो ये कहते हैं आपके जो पूरे पेपर के अंदर वेक्टर ही भरा पड़ा था। क्यों? क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आएगा, 3 मार्कर में भी मिलेगा आपको, और 5 मार्कर्स में भी या 6 मार्कर्स में भी ये क्वेश्चन आपको वेक्टर 3D के मिलते हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कल की क्लास में, मैंने आपको सिखाया था कि कोई वेक्टर ए आपके पास में होगा A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। हमारे पास वेक्टर बी क्या होगा, हमारे पास क्लास 12th को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्लास 12th की हम लोग वेक्टर्स की सेकंड क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीखा था, आज की क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। वेक्टर बी हमारे पास है A2 आई कैप, B2 जे कैप और कितना आपके पास में C2 के कैप। ये हमारे पास वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। लॉजिक के साथ समझ के चलना, एक ही चीज ध्यान से समझना। आपके पास वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप इस वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन का जो आपका पहला तरीका है वो आपको एक स्केलर प्रोडक्ट देता है या डॉट प्रोडक्ट देता है, मतलब एक ऐसी चीज देता है जिसकी केवल वैल्यू होती है। और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है जो वापस से आपको वेक्टर देता है। मतलब एक तरीका तो ऐसा है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर कोई एक नंबर बना देंगे और कोई वेक्टर खत्म। और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का जो दूसरा तरीका है वो अपने आप में एक तीसरा वेक्टर क्रिएट करके देता है। समझना ध्यान से, दोनों के मतलब अलग अलग यूजेस हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। मुझसे कहते हैं आपके पास में कि वेक्टर ए का अगर आप वेक्टर बी से डॉट कराते हो तो वेक्टर ए को वेक्टर बी से डॉट कराने का तरीका होता है आप आई को आई से डॉट करा दो, जे को जे से डॉट करा दो और के को के से डॉट करा दो। लॉजिक समझ के चलना,
तरीका क्या है बेसिकली, ए को जब आप बी से डॉट कराते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए को बी से डॉट कराने का तरीका होता है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस। ये हमारे पास में क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। लॉजिक समझ के चलो, एक ही चीज समझा, आप आई कैप वेक्टर को वापस आई कैप वेक्टर के साथ में अगर डॉट कराते हो तो आई का वैल्यू कितनी होगी, आई कैप की वैल्यू कितनी होगी, आई कैप की वैल्यू कितनी होगी, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप है क्या, जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा होता है वो हमें क्या बताता है, किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा है मतलब हमें क्या पता चल रहा है, वो हमारे को डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर बता रहा है। एक यूनिट वेक्टर की क्या खासियत होती है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई कैप वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1। अगले आई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी 1 होगा। और इनके बीच में एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस, दूसरा भी एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब आप मुझे बताओ, जे कैप को जे कैप से डॉट कराओगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। आप के कैप को के कैप से डॉट कराओगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी सेम आएगा। अब आप क्या करो, आई कैप को जे कैप के साथ डॉट कराओ, ठीक है, आई के मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये कितना आएगा, 0। आप जे को के से डॉट कराओ तो क्या आंसर आएगा, आप आई को के से डॉट कराओ तो क्या आंसर आएगा। मतलब ये कि जब कभी भी आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट कराओगे तो आई आई से डॉट करके तो 1 बनाएगा, लेकिन जैसे ही आई जे से डॉट होगा 0, आई के से डॉट होगा तो क्या बनाएगा आपका, 0। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जे आई के साथ डॉट होकर बनाएगा 0, जे जे के साथ डॉट होगा तो 1 और जे के साथ डॉट होगा तो फिर से 0 बना देगा। सेम वे आपके पास में के को अगर आप आई से डॉट कराओगे तो 0, के को अगर आप जे से डॉट कराओगे 0, लेकिन के को के से डॉट कराओगे तो 1 आएगा। तो दो वेक्टर्स को डॉट कराने का मतलब है आई को आई से डॉट करा दो a1 a2, जे को जे से डॉट करा दो b1 b2, के को के से डॉट करा दो c1 c2। तो a डॉट b कितना होता है आपके पास, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपका a डॉट b होता है। आपको क्या निकालना, अब देखो आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला भी पता है और आपको ए डॉट बी निकालना भी आ गया। आपको कभी टीचर ने बोला कि आप कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा कितना होगा, भाई कॉस थीटा होगा वेक्टर ए को वेक्टर बी से डॉट कराओ, अपॉन में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये क्या होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा। एक स्पेशल केस मेरे को बताओ जिसमें इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 कब हो सकता है, कॉस थीटा, एग्जैक्टली मैं ही पूछ रहा हूँ, कॉस थीटा का आंसर 0 कब हो सकता है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 बन जाए या तो ए की वैल्यू 0 या बी की वैल्यू 0, क्योंकि किसी वेक्टर को ऐसे वेक्टर से डॉट कराओगे जिसके अंदर 0 ही है, कुछ है ही नहीं, तो उसका आंसर 0 आएगा। या फिर आपके पास में जो थीटा होगा आपके पास में कितना होगा, π/2 होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स को डॉट कराकर, अगर आपने दो वेक्टर्स को डॉट कराया और आंसर आपका 0 आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, हाँ है ना। भाई cos थीटा का आंसर 0 कब होगा, जब एंगल के बीच में कितना हो, π/2, प्रोवाइडेड ए और बी का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। वेक्टर ए भी कोई वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर बी भी कोई वेक्टर होना चाहिए, दोनों में से कोई वेक्टर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वेक्टर ए भी 0 नहीं है, वेक्टर बी भी 0 नहीं है, लेकिन इनका डॉट कराया और आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप मुझे बताओ, दो वेक्टर्स को मैं चाहता हूं कि ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाए। अगर ये पैरेलल होंगे तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स, अगर ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो मेरा cos थीटा का आंसर क्या आएगा। जब आप किसी रोड पे जाते हो तो कुछ गाड़ियां इधर जा रही होती हैं और कुछ गाड़ियां इधर जा रही होती हैं, क्या ये गाड़ियां कभी आपस में टकराती हैं, हाँ, क्या ये गाड़ियां कभी आपस में टकराती हैं,
ये आपस में इसलिए नहीं टकराती क्योंकि दोनों ऐसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी डायरेक्शन उल्टी है। तो पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं और पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं। तो या तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा, मतलब थीटा आपके पास या तो 0 डिग्री निकल कर आएगा या थीटा आपका 180 डिग्री निकल कर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो जो अभी भी अगर किसी के बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल पाए हो, जिनके मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, तो आप मेरे को अभी बता दो, मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा भेज देता हूँ। लेकिन कल की क्लास में मेरे को तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को चाहिए, जिसमें जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना बेटे कॉपी में ही है आप लोगों ने, वो मेरे को देखो मैम, एक आपके पास इंटीग्रेशन है, एक आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, और एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने एवाई का भी भेजा, तो अगर नहीं मिला तो आप बेटा आप मुझसे ले लो ना, आपको मैं एवाई का भेज देता हूँ। जिसको जिसका नहीं मिला आप मेरे को बता दो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग मेरे को करके देने, जिसके बाद जो नहीं हो वो मेरे को बता दो। प्रथम आप पे कौन सा नहीं है? ठीक है जैस्मिन, मैंने आपको एवाई का भेजना है, आपको प्रथम को डिफरेंशियल के भेजना है। आपने सारे देखो करो आप सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग कॉपी बनाओ, एग्जाम से पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ। पूरी पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत गिने चुने होते हैं। चलो खैर, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ना, हाँ वो तो टेस्ट था, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देता हूँ, मतलब एक्सरसाइज वाइज मैं आपको भेज देता हूँ टेक करे हुए। आज मिल जाएंगे आपको, अब बेफिक्र करो, जब आप घर पहुंचोगे आपको सब मिलेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। चलो जी, आप सबसे पहले आप मेरे को ना एंगल निकाल के दिखाओ 2i। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, 2i माइनस 3j प्लस का 4k और माइनस का 4i प्लस का 6j और माइनस का 8k, इनके बीच में एंगल निकाल के दिखाओ। माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस का 4k, 4 हाँ प्लस 6j माइनस 8k। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको वेक्टर ए गिवन है 5i माइनस का j माइनस का 3k, और वेक्टर बी गिवन है आपको i प्लस 3j और माइनस का 5k। आपको शो करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। दूसरा क्वेश्चन ये करके दिखाओ। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास में वेक्टर ए आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी आपका माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, और वेक्टर सी आपका 3i प्लस का j। वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किसके, आपके पास में वेक्टर सी के। आपको फाइंड करना है लैम्डा। ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, आप ये 3 क्वेश्चन को करके रखना। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर पी, ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर क्यू। आपने पी और क्यू के बीच में एंगल निकालना है। निकालने का तरीका क्या होगा, आप पहले निकालोगे पी डॉट क्यू, आप निकालोगे पी का मैग्नीट्यूड, आप निकालोगे क्यू का मैग्नीट्यूड, और आप इनके बीच में कॉस थीटा निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, पी डॉट क्यू अपॉन में क्या होगा, पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब यहां पर आपके पास में ए पता है और बी पता है, और ये जो वेक्टर ए को वेक्टर बी से प्लस करके आएगा वो आपके पास वेक्टर पी बन चुका है, और वेक्टर ए में से अगर आप वेक्टर बी को माइनस करोगे वो आपके पास वेक्टर क्यू बन चुका है। अब आपको बिल्कुल सेम तरीके से कॉस थीटा निकालना है। समझ में आ रहा है? आपको इसको पी माना था, इसको क्यू माना था, एंगल निकाल दिया। इस बार आपसे कहते हैं ए और बी दे रखा है, लेकिन एंगल पी और क्यू के बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है। इसका और इसके बीच में भी तो सेम ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे निकलेगा तो, लेकिन पहले वेक्टर पी निकालना पड़ेगा ना। पहले तो पी और क्यू दे रखे थे, इस बार पी इन दोनों को प्लस करके निकालना पड़ेगा, और एक बार क्यू इन दोनों को माइनस करके निकालना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन को ध्यान समझना है। इस बार आपसे क्या कहते हैं, ए है, बी है और सी है। हमसे कहते हैं ए और लैम्डा बी का जो आंसर आएगा, मतलब वेक्टर पी जो है वो है वेक्टर ए और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू सी है, मतलब हमारा वेक्टर पी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। इसका मतलब वेक्टर पी को जब आप वेक्टर सी के साथ डॉट कराओगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। बस ये 3 क्वेश्चंस आप लोग घर से ट्राई कर लेना। अगली क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस आपको थोड़े कराऊंगा। इसको आप लोग इसकी फोटो खींचना चाहो, जैसे चाहो इसको खींच लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। आप ये क्वेश्चन जरूर करने हैं।
अब जिसके पास जो चीज नहीं है मैं उसको वो चीज भेज रहा हूँ।